डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने सक्रियण ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था और मीथेन के हैलोजनेशन की प्रक्रिया के द्वारा है सक्रियण ऊर्जा को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो सक्रियण ऊर्जा है वो किसी अपक्रिया में जो आवश्यक ऊर्जा अवरोध है उसको पार करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और इसको जो सक्रियण ऊर्जा को या ऊर्जा अवरोधक को इस प्रकार से बताया था कि जैसे एक जो है प्लेन और दूसरी ओर नदी है, उसके बीच में यदि एक पहाड़ी है तो पहाड़ी को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो जो है आवश्यक होगी ताकि वो नदी तक पहुंचा जा सके। तो प्लेन से यदि हमें नदी तक जाना है तो वो हमें पहाड़ी को के ऊपर ऊंचाई तक चढ़ने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो जो है उसके लिए उस प्रक्रम को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। यही ऊर्जा अवरोध कहलाता है और इसको ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो मीथेन के क्लोरीनीकरण के संदर्भ में मैंने बताया था कि मीथेन के क्लोरीनीकरण में इनिशियली जो कार्बन हाइड्रोजन के बंध का टूटना है और क्लोरीन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के बीच के बंध का बनना है, इस सारे प्रोसेस को संपन्न होने के लिए 4 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि टॉप ऑफ द एनर्जी जो है पर जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसके टॉप पर जो हिल है वो स्थित होता है और यहाँ पर 4 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हम ये क्या कहेंगे कि उक्त अपक्रिया में HCl बंध बनाने पर 103 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है वो मुक्त होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बंध विदलन के लिए 104 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये माना जाता है कि इसकी अपक्रिया की जो ऊष्मा है वो 1 किलो कैलोरी प्रति मोल है, वो अतिरिक्त ऊर्जा है अपक्रिया को संपन्न करने के लिए दी जानी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है कि 1 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा हम देते रहें तो अपक्रिया संपन्न हो जाए। अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें 4 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है वो आरंभ में देनी पड़ेगी, तभी ये अपक्रिया है ये संपन्न होगी। इसलिए अपक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है या एक्टिवेशन एनर्जी है वो 4 किलो कैलोरी पर मोल है। तो इसको हम इसकी सक्रियण ऊर्जा या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। इसको मैंने जो है मीथेन के क्लोरीनीकरण का जो ये ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख है वहाँ पर इसको प्रदर्शित भी किया है और इसमें मैंने दिखाया है कि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटने के लिए और क्लोरीन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के बीच का बंध बनने के लिए है ये इनिशियली 4 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो इसकी सक्रियण ऊर्जा है। तो ये यहाँ पर अब हम देखते हैं ब्रोमिनेशन के केस में है। ब्रोमिनेशन के केस में इसको अगर हम इसके ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीथेन के ब्रोमिनीकरण में 18 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा जो है की आवश्यकता होती है, अर्थात इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए यहाँ पर 18 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो HBr का जो बंध बनता है उसमें जो है जो ऊर्जा है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बंध के बारे में बताया था कि 104 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है वो तोड़ने के लिए आवश्यक होती है, तथा हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बंध बनने में 88 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है ये मुक्त होती है। तो जो अपक्रिया की ऊष्मा हो गई 104 माइनस 88 दैट इज़ 16 किलो कैलोरी पर मोल जो है ये अपक्रिया की ऊष्मा हो जाती है। अर्थात ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसके लिए 16 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है ये जो है कंज्यूम हो रही है या यहाँ पर है ये खर्च हो रही है। 1 मोल HBr तथा मिथाइल फ्री रेडिकल के बनने पर 16 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा है वो कंज्यूम हो रही है या खर्च हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है, लेकिन इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो 18 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अर्थात जो ब्रोमिनीकरण की अपक्रिया है उसको संपन्न कराने के लिए क्लोरीनीकरण की अपेक्षा हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान 18 किलो कैलोरी प्रति मोल है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान से है, अपक्रिया की जो गति है वो भी सक्रियण ऊर्जा के मान के द्वारा है वो प्रभावित होती है। कि सक्रियण ऊर्जा का मान है, यदि सक्रियण ऊर्जा का मान है वो अधिक होगा तो अपक्रिया की गति धीमी होगी, तथा सक्रियण ऊर्जा का मान यदि कम होता है तो अपक्रिया की गति है वो तीव्र हो जाती है। तो ये इस प्रकार, क्योंकि जो इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एक प्रोसेस में है, अगर हमें अधिक ऊंचाई की हिल को पार करना है, अगर हमें मैदान से हमारे सामने दो पहाड़ियां हैं नदी की ओर जाने के लिए, और एक पहाड़ी की ऊंचाई कम है और दूसरी पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है, तो नेचुरली नदी तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वो कम ऊंचाई वाली पहाड़ी को पार करके नदी की ओर पहुंचे। इस प्रकार से कम जो है ऊंचाई वाली हिल को पार करने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो अधिक होगी एज़ कम्पेयर टू अधिक ऊंचाई वाले हिल को पार करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सक्रियण ऊर्जा का जो मान है यदि अधिक होगा तो नेचुरली उस अपक्रिया की जो गति है वो धीमी होगी, और उस अपक्रिया में जहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है अपक्रिया की गति है वो तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार मेथेन का क्लोरीनीकरण, तो हम देखेंगे मेथेन का क्लोरीनीकरण है वो ब्रोमीनीकरण की तुलना में तीव्रता से संपन्न होता है। जो क्लोरीनीकरण है, क्योंकि क्लोरीनीकरण के लिए अपक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो 4 किलो कैलोरी पर मोल है, और ब्रोमीनीकरण के लिए सक्रियण ऊर्जा का जो मान है वो 18 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ब्रोमीनीकरण की अपक्रिया है वो धीमी गति से संपन्न होती है, तथा क्लोरीनीकरण की अपक्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए अब देखिए नेक्स्ट बात है, ये दोनों जो प्रोसेस थे, चाहे क्लोरीनीकरण का था या ब्रोमीनीकरण का था, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस थे, क्योंकि इसमें नेट अपक्रिया जो ऊष्मा है उसका मान प्लस में आ रहा था। लेकिन जो ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं उनके लिए नेट जो अपक्रिया की ऊष्मा का मान होता है वो माइनस होता है, जिनको हम ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा बहुत कम होती है, अतः एल्केनों के फ्लोरीनीकरण की गति बहुत तीव्रता से संपन्न होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं के लिए है, सदैव जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो बहुत कम होता है, इसी कारण ये अपक्रियाएं बहुत तीव्रता से संपन्न होती हैं। तो एल्केनों के फ्लोरीनीकरण की जो गति है इसीलिए बहुत तीव्र होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। अब विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं के विस्थापन हेतु हैलोजनीकरण की सक्रियण ऊर्जा के मान हैं वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे ये जो आर ग्रुप है जिसको कि हैलोजन के द्वारा विस्थापित किया जाने वाला है, हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन के संदर्भ में इसको देखा है। मेथेन में हाइड्रोजन के विस्थापन के लिए हमने देखा था कि सक्रियण ऊर्जा का मान 4 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि ब्रोमीनीकरण के लिए 18 किलो कैलोरी पर मोल है। अन्य एल्केनों में 1 डिग्री हाइड्रोजन के विस्थापन के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो 1 किलो कैलोरी पर मोल है, और ब्रोमीनीकरण के लिए 13 किलो कैलोरी पर मोल है। 2 डिग्री हाइड्रोजन के विस्थापन के लिए क्लोरीनीकरण में 0.5 किलो कैलोरी पर मोल है और ब्रोमीनीकरण में 10 किलो कैलोरी पर मोल है। 3 डिग्री हाइड्रोजन के विस्थापन के लिए क्लोरीनीकरण में 0.35 किलो कैलोरी पर मोल है और ब्रोमीनीकरण के लिए 7.5 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये इस प्रकार से हम डिफरेंट हैलोजिनेशंस के लिए और उनके सक्रियण ऊर्जा के जो मान हैं उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी अपक्रियाओं में हम देखेंगे, चाहे 1 डिग्री हाइड्रोजन के विस्थापन की बात हो, 2 डिग्री के विस्थापन की बात हो, 3 डिग्री के विस्थापन की बात हो, जो ब्रोमीनीकरण के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान हमेशा अधिक आ रहा है, जबकि क्लोरीनीकरण के लिए ऊष्मा का मान कम आ रहा है। अर्थात ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया है वो धीमी गति से संपन्न होगी, जबकि क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया है वो तीव्रता से संपन्न होगी। अब है संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती किसी अपक्रिया में CH बंध खिंचता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर हम सब रिएक्शंस को है हैलोजिनेशन के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है, हैलोजन फ्री रेडिकल है वो एल्केन पर आक्रमण कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से ये विस्थापित करेगा। हाइड्रोजन के साथ में जो हैलोजन है वो बॉन्ड बनाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है टूटेगा। तो 2 प्रक्रियाएं होंगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध का टूटना है
और हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच के बंध का बनना है। तो अब ये जो प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं कि हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बंध बनता है, लेकिन बहुत तीव्रता से नहीं बनता है, अर्थात धीमे धीमे बनता है। इस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, लेकिन ये एक साथ नहीं टूटता है, धीमे धीमे टूटता है। तो एक ऐसी अवस्था आती है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध ना तो पूरी तरह से टूटा हुआ है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया हुआ है, और हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बंध है वो पूरी तरह से बना नहीं है, इसको भी हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। अर्थात ये ऐसी अवस्था है जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है वो ना तो पूरी तरह टूटा है, और हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बंध है ना तो पूरी तरह से बना है। ये जो अवस्था है जिसमें ना तो पूरी तरह से बंधों का विदलन हुआ है, ना ही पूरी तरह से बंध का निर्माण हुआ है, यह ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट अवस्था है वो प्रोडक्ट वाली आती है, जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया और हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो संक्रमण अवस्था क्या हुई या ट्रांजिशन स्टेट क्या हुई? ये ऊर्जा के शिखर पर स्थित वो अवस्था है जहाँ पर कि टूटने वाले बंध पूरी तरह से टूटे नहीं हैं और बनने वाले बंध पूरी तरह से बने नहीं हैं। अर्थात ये जो अवस्था है यहाँ पर हम टूटने वाले बॉन्ड्स को डॉटेड से लाइन से शो कर रहे हैं और बनने वाले बंधों को भी डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ऊर्जा के शिखर पर होती है और ये अत्यंत अस्थायी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी का मान जहाँ पर सर्वाधिक होता है वहाँ पर स्थायित्व का मान न्यूनतम होता है। यदि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो जो स्टेबिलिटी है वो मिनिमम होगी। तो ये हमेशा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एनर्जी हिल पर होती है, और एनर्जी हिल या एनर्जी बैरियर पर उपस्थित होती है, इसलिए इसका जो वैल्यू है, इसकी जो मान है वो ऊर्जा के संदर्भ में सबसे ज़्यादा होता है, और इसी कारण इसका स्थायित्व है वो सबसे कम होता है। संक्रमण अवस्था अभिकारक उत्पाद के मध्य की अवस्था है। संक्रमण अवस्था अभिकारक उत्पाद के मध्य की अवस्था होती है जो अति अस्थायी होती है, इसी कारण इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में इसकी ऊर्जा है उसका मान मैक्सिमम या सर्वाधिक होता है। अभिकारकों की ऊर्जा व संक्रमण अवस्था के मध्य का ऊर्जा अंतर यही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, क्योंकि हमने बताया है कि जो ये टॉप ऑफ द एनर्जी हिल पर है, ये जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा के मान पर है, ये यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था है। जैसे कि यहाँ पर मेथेन के हेलोजिनेशन के संदर्भ में है, इस चीज़ को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बंध को डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है और ये टूटने की अवस्था में है। आंशिक रूप से कार्बन के ऊपर जो है ये फ्री रेडिकल है वो आने की पोजीशन में है, और जो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने की अवस्था में है। तो यहाँ पर है ये धीरे धीरे बंध का निर्माण हो रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध धीरे धीरे टूट रहा है। तो ये जो अवस्था है ये संक्रमण अवस्था कहलाती है। इसको हम सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी से शो करते हैं। मेथेन के हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ में जब हमने इसको जो है रिएक्ट कराया है तो ये इस प्रकार का प्रोसेस है वो संपन्न हो रहा है। प्रोडक्ट के रूप में है वो मिथाइल फ्री रेडिकल और HX का ये फॉर्मेशन हो गया है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट है। यहाँ पर Y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी और X एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को हमने शो किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये संक्रमण अवस्था है। फिर से समझ लें, संक्रमण अवस्था किसी भी ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख में सर्वाधिक ऊर्जा मान को लिए हुए रहती है, अर्थात इसमें ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक ऊर्जा का मान होने के कारण ये केवल एक ट्रांजिटरी फेज होती है, ये अल्पकालिक होती है और ये शीघ्रता से फिर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर संक्रमण अवस्था को बताया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की सर्वाधिक मान पर है, तो इसका स्थायित्व है वो न्यूनतम होगा और ये अति शीघ्र जो है प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात मिथाइल फ्री रेडिकल और हेलो अम्ल इसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं।